स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, मेरे दोस्तों, मित्रों, ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास होने वाली है। हमने आपसे हिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट की है। ये आज हिस्ट्री की क्लास हो रही है, आपकी 7वें नंबर की क्लास है। और हमने इतिहास में मित्रों 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। हमने इन दो के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं। इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। हमने इसमें स्टोन एज के बारे में पढ़ा है। रिवीजन करें फटाफट। इसमें हमने हमारी जो जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, खास करके मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के साथ ही हमने और भी समकालीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया है। चलिए जी आगे इसको मिटाते हैं। मित्रों, ये जो आज हमारी क्लास होने वाली है, ये होगी 3रे नंबर की क्लास, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में आज आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इसको भी हम 3 से 4 पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं। पहली जो हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। और फिर एक पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मित्रों, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, एंशिएंट पीरियड। इसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसी में गांधी पढ़ते हैं तो वो गांधी युग इसी में ही आ जाता है। और पढ़ते हैं मित्रों विश्व का इतिहास। समझ रहे हैं मित्रों? थोड़ा सा इनके टाइमलाइन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्राचीन इतिहास का काल है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आर्य सभ्यता, मतलब वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और सभी चीजें पढ़ते चलेंगे। जो भी जितने धर्म, सभ्यताएं, नंद वंश, जो जितने भी आते हैं, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, सभी चीजें इसमें हम कवर करते चलेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इतिहास को जानते हुए। और यह कहाँ तक जाएगा
मुस्लिम, इंडिया में मुस्लिम अटैक था, समझ रहे हैं, मुस्लिम अटैक। फिर इसी मुस्लिम अटैक के बाद हम मध्यकाल में आ जाता है। इस मध्यकाल में दोस्तों प्रवेश करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री में, तो यहाँ पर अरबों का आक्रमण से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हम जानेंगे यहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म का उदय और इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब जी के बारे में, किस तरह से हमारे भारत देश में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है और कैसे इस्लाम धर्म हमारे भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो जब भारत में आक्रमण होता है लगभग 1000 के आसपास, तो हम वहां पे पढ़ाएंगे आपको राजा दाहिर, समझ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण होता है और इसके बाद इसी में फिर वो तो चला जाता है, फिर इसमें महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी वो आक्रमण करता है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में 2 युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। खानवा और चंदावर का युद्ध भी होता है। और इसी में फिर जब मोहम्मद गौरी जाता है तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, समझ, यालदौज कुबाचा जो गुलाम होते हैं, फिर इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसमें हम पढ़ते हैं, मेरे लिए कहाँ तक पढ़ते हैं मिडिएवल हिस्ट्री में, तो मिडिएवल हिस्ट्री अरबों के आक्रमण से स्टार्ट करेंगे और ये समाप्त हो जाएगी हमारी मराठा उत्कर्ष तक। मराठों का उत्कर्ष तक पढ़ेंगे, मराठाओं का अंत तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम आधुनिक काल में आ जाते हैं। धीरे धीरे मराठाओं के पेशवा भी कमज़ोर होने लगते हैं और भारत में अंग्रेजी सत्ता बढ़ने लगती है। और फिर पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, लॉर्ड क्लाइव और भी बहुत सारे अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने फिर भारत में अपना अंग्रेजी स्वामित्व अपना लिया, बहुत सारी चीज़ें कानून बनाए, कारण समझेंगे और इन्हीं को समझते हुए हम भारत को 1947 तक आज़ाद कराएंगे। और इस आज़ादी में हमारे भारत को आज़ाद कराने में भारत का बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं, जिनके बारे में हम मॉडर्न इंडिया में जानेंगे। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, इन महान पुरुषों के बारे में हम इसी आधुनिक काल में पढ़ेंगे मित्रों। जब हम इन तीनों एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, ये अपनी इंडिया की हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। इंडियन हिस्ट्री, एक तरह की हम इसको कहते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। फिर हम पढ़ेंगे भारत का, विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण कैसे हुआ, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल से, एक सीक्वेंस में उठाते हैं, आप सभी को पढ़ते हुए चलते हैं मित्रों।
मैं आशा करता हूँ आपको जो थोड़ी सी बाड़ी सी मैंने टाइमलाइन के बारे में बताया है, आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा। और जान के इसलिए मज़ा आया होगा क्योंकि मैं हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में बताते हुए चला हूँ कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए मित्रों, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप सब्जेक्टों को डिवाइड करके पढ़ें। समझ रहे हैं? सब्जेक्टों को डिवाइड कैसे करना है। अब आप जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, चलिए मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। जैसे मैंने देखो हिस्ट्री को 4 पार्टों में बांट लिया। यहाँ पे मैंने एंशिएंट बांटा है, फिर मैंने मिडेवल बांटा, फिर मॉडर्न बांटा, फिर वर्ल्ड बांटा। अब एंशिएंट में मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, इसमें भी मैं कालों को डिवाइड कर लूँगा कि पहले मुझे मतलब वैदिक सभ्यता पढ़नी है, जितने भी धर्म पढ़ने वो पढ़नी है, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर इसके बाद मगध उत्कर्ष के बारे में पूरा पढ़ना है। तो आप भी इस तरह से सेक्शन वाइज बांट के पढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। दरअसल मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है और इसलिए मैं आपको भी ऐसी ही सलाह देना चाहूँगा मित्रों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? वैदिक सभ्यता। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे इसकी मंजिल तक। चलें इसको मिटाते हैं और हम आगे लिखते हैं, फिर बताते हैं। तो आइए मित्रों, हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल का इतिहास, यह भारत का प्राचीन काल का इतिहास। तो इसमें आप पहला चैप्टर हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री का है, वैदिक संस्कृति सभ्यता। वैदिक संस्कृति सभ्यता। तो इसका अगर पीरियड की बात की जाए, काल जो इसका माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता का, संस्कृति का सन कितना माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बात करें जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे, साहित्यिक ग्रंथों से जो प्राप्त तथ्य हैं वो क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो पहला, वेद कितने हैं, ब्राह्मण के बारे में और आरण्यक के बारे में और उपनिषद के बारे में। ये 4 चीजें जानकारी मिलती हैं हमारे वैदिक संस्कृति सभ्यता से। और माना जाता है कि जो वैदिक संस्कृति को हम पढ़ते हैं, हमारे इतिहासकारों ने इसको 2 पार्ट में बांटने का प्रयास किया। 2 पार्ट, ये 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या है? पूर्व वैदिक काल। पूर्व माने होता पहला, पहले का वैदिक काल, या इसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसका सन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो है मित्रों, वो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करते चलेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे आपसे उत्तर वैदिक काल, इसको खत्म करेंगे, साथ में इसको भी लेके चलेंगे। उत्तर वैदिक काल, फिर पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे और इनके जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सभी के रचनाकार, इतिहासकार, लिखितकार और ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर भी स्पष्ट करेंगे, जो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी और सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। समझ रहे हैं? चलिए मिटा रहे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मित्रों देखिए, थोड़ा सा आइए हम दोनों के बारे में जानते हैं, कौन कैसे थे और क्या क्या चीज़ें को, क्या इनका व्यवसाय था। तो देखा जाए, ये जो हमारा वैदिक सभ्यता थी, हमने बताया ये 2 पार्ट में डिवाइड थी। पहली थी पूर्व वैदिक काल, या जिसको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं,
और दूसरे पार्ट में थी उत्तर वैदिक काल। समझ रहे, ये एंशियंट का है, ये थोड़ा सा मिडेवल का है, मतलब और बड़ा है थोड़ा सा। अगर पहले हम बात करें ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल की, तो यहाँ के जो लोग थे इनका जो मेन व्यवसाय था वो था पशुपालन करना। पशुपालन समझते हैं, जानवर पालना, भेड़ बकरी गाय भैंस, ये सब चीजें पालते रहे ये लोग। सप्तसैधो प्रदेश में रहते थे। सप्तसैधो प्रदेश की बात करें तो हम आपको एक चित्र बना लेते हैं, इंडिया का नक्शा, और आशा करते हैं नक्शा वक्शा बनाना सीख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप सरकारी नौकरी ये देखिए मित्रों, ये हमारा भारत का नक्शा बन गया है। तो उस समय ये जो पाकिस्तान टूटा हुआ है हमारे भारत से, ये पाकिस्तान भी शामिल था, ये नेपाल था, ये भी था, ये चीन म्यांमार भी शामिल था उस समय। अरे तब कहाँ ये बताओ 1000 ईसा पूर्व पहले इधर रह सका। समझ रहे, तो ये जो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है इतना, सॉरी मित्रों, ये जो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है, माना जाता है इसको उस समय सप्तसैधो प्रदेश कहा करते थे। यहाँ ये लोग निवास करते थे पंजाब में। कुछ पाकिस्तान में चला गया है पंजाब, कुछ इंडिया में है पंजाब। और क्या था कि इनको लोहे का ज्ञान नहीं था मित्रों, लोहे का ज्ञान, ये अज्ञान थे लोहे से। आयस सामक सांपक धातु तांबे से परिचित थे। और दूसरा है, इसे आर्य संस्कृति का भी कहा जाता है, आर्य संस्कृति। और अभी हम जानेंगे कि आर्यों के निवास स्थान के लिए कुछ चीजें थी, तो उनको अभी हम बोर्ड में ही समझाएंगे। इनकी स्थापित आर्य थे, ये अपने को श्रेष्ठ समझते थे, श्रेष्ठ होते, कुलीन और आदरणीय थे। समझ रहे हैं, श्रेष्ठ कुलीन आदरणीय। दूसरी तरफ बात करें उत्तर वैदिक काल की मित्रों, तो उत्तर वैदिक काल के जो लोगों का व्यवसाय था वो था कृषि करना, खेती करना। और इनके निवास स्थान की बात करें तो ये गंगा यमुना के दोआब में रहते थे। बताएं गंगा यमुना का दोआब, तो हम ये जो नदी आई ये है क्या, गंगा, और यहीं से निकलती है यमुना, और ये जाकर के कहाँ, प्रयाग में मिल जाती है, प्रयागराज में, अपने प्रयागराज में। समझ रहे हैं, प्रयागराज की नगरी में जाकर के ये मिलती है, और ये फिर आगे चली जाती है, और कहाँ, बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पे इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, पद्मा। तो ये जो मित्रों बीच का एरिया है इसी को कहा जाता है दोआब। समझ रहे हैं, उत्तर वैदिक के लोग कहाँ रहते थे, इस दोआब में रहते थे। इन दो नदियों के बीच के जो स्थान को ही हम दोआब कहते हैं। इन लोगों को लोहे का ज्ञान था, लोग लोहे के ज्ञान से परिचित थे। मतलब हम लोग, श्याम माने होता है लोहा, और लोहे का आपक तांबा, ये समझ रहे हैं, मतलब आयस की लिखा, सॉरी ये आपक नहीं आयस है, आयस, लोहे का आयस। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आइए अब हम थोड़ा सा इनके निवास स्थान के बारे में जानते हैं कि आखिर जो आर्य आए थे वो भारत के थे या भारत के अलग से आए थे, ये पूर्व से आए थे कि पश्चिम से आए थे कि उत्तर से आए थे,
थोड़ा सा आइए इनके बारे में हम लिखते हैं बोर्ड में और चर्चा करते हैं। तो आइए मित्रों, थोड़ा सा हम इनके वैदिक संस्कृति सभ्यता के जो आर्य लोग थे इनका मूल निवास स्थान के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो आर्य का मूल निवास स्थान, इस संबंध में तीन मत हैं। तीन मत कौन कौन से तीन मत हैं जो कुछ मिले हैं कि जो पहला माना जाता है आर्य यूरोप के थे। कहाँ के? यूरोप के। अगर आप वर्ल्ड मैप रखे हैं तो वर्ल्ड मैप में जो यूरोप होता है भाई, ये तो अपना एशिया होता है, ठीक है, ये अफ्रीका होता है, यूरोप जो है ये है, समझ, ये यूरोप, यहाँ पे मिडिल ईस्ट होता है, ये भी एशिया का ही भाग होता है, तो ये जो है ये यूरोप है। तो माना जाता है कि ये यूरोप के आए थे, तो इस पे ज़्यादा नहीं माना गया। अगर बात करें मध्य एशिया की, तो सबसे ज़्यादा ये मानने होता है कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। सर्वाधिक मान्य है मध्य एशिया। माइनर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। योगाज की है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासक के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। और तीसरा है उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है आर्कटिक्स होम इन द वेदास, उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, वो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? उत्तरी ध्रुव। बताओ, बोला मैं रहते तुम घूमने में, वहाँ जहाँ 6 महीना रात होती, 6 महीना दिन होती है। समझ रहे हैं? अगर वहाँ पे जाते थे अकड़ के बजे तो बगुला हो जाते हैं वहाँ पे थे हैं। और देखा जाए तो देखिए, आर्य वास्तव में ये भारत के नहीं थे, मतलब भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये लोग बाहर से आए थे, जैसे अंग्रेज आए थे, जैसे और भी लोग आए थे, तो ये लोग यहाँ के नहीं थे। माना जाता है मध्य एशिया बिल्कुल सही है। मिडिल ईस्ट जो आज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, क्या ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, वहीं से लगता है आए हैं। जो मुस्लिम कंट्रियां थी शायद भाग करके आए होंगे। तो ये बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत बुद्धिमान भी थे ये लोग। और जब ये भारत में आए तो माना जाता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो तो थे बेचारे अनपढ़, उनको ज्ञान ही नहीं था। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। कौन सी? संस्कृत भाषा। और बहुत बुद्धिमान थे। तो इन लोगों ने सोचा, अरे ये भारत देश के लोग जो है ना बड़े अनपढ़, बुझे गंवार है, समझ रहे, एकदम बुझे गंवार थे। तो उनको चूतिया बना लिया और पढ़े लिखे, अरे लोग पढ़े लिखे, और इनको इतना दबाया गया। जो आज हमारे समाज में SC ST नाम लेकर के चलते हैं, OBC, ये लोग मेन इस भारत के मुख्य लोग हैं, समझ रहे हैं, जिनको इतना दबाया गया हमारे इतिहास में। अभी हम और भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आर्यों का मूल निवास स्थान। आइए मित्रों, आइए अब हम थोड़ा सा और जानते हैं कि ये जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, ये जो ग्रंथ थे, एक ग्रंथ था स्मृति ग्रंथ। ये स्मृति ग्रंथ जो है सुनने वाला ग्रंथ। ऐसा माना जाता है ये जो ऐसा ग्रंथ है कि परमात्मा से सुना गया था, ठीक है, परमात्मा से सुना गया था कि परमात्मा ने। और यहाँ से हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य ग्रंथ हैं। तो वैदिक साहित्य ग्रंथ जो पहला है वो वेद है। क्या है? वेद। तो हम वेदों को जो पढ़ते हैं उसमें है ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद और सामवेद को अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अपौरुषेय कौन कौन से वेदों को कहा जाता है।
तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से 2 ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ऋग्वेद और सामवेद को। और अगर यजुर्वेद की बात की जाए और अथर्ववेद की, तो इसको संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। आइए अब और समझते हैं। ये जो आरण्यक ग्रंथ है, ये ग्रंथ माना जाता है आरण्यक, वन में तपस्या के माध्यम से प्राप्त ज्ञान वो आरण्यक में है। ब्राह्मण कौन होते हैं? जो ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को ब्राह्मण कहलाए। और उपनिषद वह ज्ञान है जो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आप मेरे सामने आकर के बैठ के पढ़ें, या आप मेरे द्वारा चीज़ जो पढ़ाई जा रही हैं आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मोबाइल पे देख पा रहे हैं, आप अपने घर पे बैठे, तो क्या करें? गुरु के समीप ही तो हैं आप तो गुरु के समीप और हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई तो आप तो गुरु के समीप हैं, एकदम बगल में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ की दूरी, समझ रहे हैं? अरे वो ये वाला इतना सा समझ रहे हैं? इतना सा 1 बीते की दूरी पे टीचर से आप बात कर पा रहे हैं मुझसे। कैसे लग रहे हैं? मूछे दाढ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? हाँ। तो ये क्या है? उपनिषद गुरु के समीप रहकर बैठ करके पढ़ने वालों को हम कहते हैं क्या? उपनिषद कहते हैं। एक और कहा जाता है अंतेवासी, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप रह करके क्या ज्ञान प्राप्त करने वाले को अंतेवासी, समझ रहे? चलिए इसको मिटा रहे। देखिए मित्रों, वेद जो हमने क्या समझे, वेद पहले हम वेद पढ़ेंगे कि जो हमारे वेद होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद पढ़ेंगे, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों के बारे में हम आपको एक नया और पार्ट लेकर के आएंगे वैदिक सभ्यता का, उसमें इनको सभी चीज़ों को ख़त्म करते हुए चलेंगे। इन चारों वेदों को पढ़ेंगे, फिर सभी चीज़ों को आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप बताएं कमेंट करके कैसी रही हमारी क्लास, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नया पार्ट लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो भाई बंद कर दो भाई।